आप देख रहे हैं आपकी बार किसका बिहार। सीमांचल का किशनगंज विधानसभा हमेशा से ये तय करता है कि सीमांचल का मूड क्या है, और इसलिए यहां की सियासत को समझने के लिए किशनगंज के सियासी समीकरण को समझना भी जरूरी है, जहां तकरीबन 70% मुस्लिम आबादी है। पिछले 3 चुनाव से एमवाई समीकरण के सहारे कांग्रेस अपना दबदबा बनाए हुए है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा फंसा हुआ है क्योंकि ओवैसी फैक्टर यहां पिछले 3 चुनाव से कारगर रहा है। इस बार भी ऐसा ही है। अगर मुस्लिम वोटर बटे तो फिर मामूली अंतर से हारने वाली बीजेपी कैंडिडेट स्वीटी सिंह का सपना साकार हो सकता है, जो पिछले 4 चुनाव से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। देखिए संवाददाता संजीव त्रिवेदी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। सीमांचल का संग्राम, क्या ओवैसी बिगाड़ेंगे कांग्रेस का काम? वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट नहीं दे दीजिए। ओवैसी ने लगाया जी जान, किसे फायदा किसे नुकसान। बीजेपी का एक मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहा, मगर तेजस्वी उसको नहीं बोलता। किसको बोलता है? एक मर्द मुजाहिद को बोलता। महागठबंधन को डर, बिखर न जाए माई समीकरण। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। मुस्लिमों को चाहिए रहनुमा, सीमांचल में विकास का मुद्दा धुआं धुआं। तो 2% वाला मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव 13% वाला सीएम, हम क्या मुसलमान दरी और कुर्सी बिछाने के लिए आए यहाँ पे? सीमांचल का सेंटर कहे जाने वाले किशनगंज की कहानी का आगाज अल्पसंख्यकों से शुरू होता है और अल्पसंख्यकों पर आकर ही अंत होता है। जाहिर है यहाँ अल्पसंख्यक ही तय करते हैं कि किशनगंज विधानसभा का विधायक कौन होगा। दूसरे चरण में दूसरी जगहों के अलावा सीमांचल में भी मतदान होना है और सीमांचल के मतदान के मिजाज को तय करता है किशनगंज। हम इस वक्त किशनगंज में हैं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी लगातार उस प्रयोग को सफल बनाने की और आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कहता है कि हमारे देश में मुसलमानों की अपनी अलग पार्टी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी न पहले के चुनाव में और न ही इस बार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में किशनगंज को तय करना है कि वो कांग्रेस के कमरुल होदा को चुनती है या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के शम्स आगाज को, या फिर इन दोनों की खींचतान में लगातार कई बार से अपनी किस्मत आजमा रही भारतीय जनता पार्टी की स्वीटी सिंह को इस बार मौका मिल जाता है। सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार की 24 सीटों में से एक है किशनगंज विधानसभा सीट, जहां मुस्लिम वोटरों की बहुलता है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 70%। इसके अलावा यादव, कुशवाहा और दलित मतदाता भी निर्णायक भूमिका में रहते। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम यादव समीकरण को साधकर तीनों चुनावों में जीत हासिल की, जबकि बीजेपी लगातार अपने उम्मीदवार स्वीटी सिंह की बदौलत इस समीकरण को तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन बहुत कम अंतरों से स्वीटी सिंह को शिकस्त मिलती रही। ऐसे में इस बार स्वीटी सिंह इतिहास रच पाती हैं या फिर एक बार फिर हार स्वीकार करती? क्या कहती हैं स्वीटी सिंह? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि उसे अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत भरोसा है और उसकी एक वजह स्वीटी सिंह है। लगातार किशनगंज से प्रयासरत है और उतनी ही मेहनत इस बार भी करती हुई जैसे आपको मैंने पहले मेहनत करते देखा है। बहुत अच्छा है। कैसा चल रहा है आपका? जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा फील्ड बहुत अच्छा चल रहा है, फील्डिंग, और हम पुराने प्रत्याशी हैं। हमारे पार्टी ने हम पुराने प्रत्याशी को इस क्षेत्र में दिया। यहाँ तो हर के जिस घर में जाते हैं उसी घर की बेटी बहू के रूप में हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील्ड चल रहा है और सभी कोई खुश हैं इस बार कि हम लोग कमल जरूर खिलाएंगे। स्वीटी सिंह लगातार 4 बार हार का मुंह देख चुकी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने 5वीं बार स्वीटी पर विश्वास जताया। इसकी सबसे बड़ी वजह है हर बार बहुत कम अंतरों से स्वीटी का हारना। 2010 में जहां स्वीटी मात्र 264 वोटों से हारी थी, तो वहीं 2015 में 8,609 और 2020 में 1,381 वोट से पिछड़ गई थी।
हालांकि बीजेपी ने स्वीटी को दूसरे क्षेत्र से उतरने का ऑफर भी दिया था, लेकिन स्वीटी सिंह को उम्मीद है कि आखिर वो दिन आएगा जब वो भी जीत का स्वाद चखेंगे, जिसका आधार बीजेपी समर्थकों का ये जोश है, जज्बा है, जो उनके बयानों में और गानों में साफ झलकता है। किशनगंज में भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव लड़ती है, मेहनत से लड़ती है, लेकिन 1967 के बाद यहां से कोई हिंदू उम्मीदवार विधायक नहीं बन पाया है। क्या इस बार ऐसा होगा? स्वीटी सिंह इस बार फिर से मैदान में हैं और मजबूत मानी जा रही है उनकी उम्मीदवारी, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। क्या चीजें काम कर रही हैं स्वीटी सिंह के लिए? स्वीटी सिंह सबसे पहले 2005 में यहाँ से चेयरमैन रह चुकी है और किशनगंज के लिए जो है वो 2.5 साल में जो काम की है वही अभी तक चल रहा है, जिसके बदौलत वो 4 बार हारने के बाद भी स्वीटी सिंह को फिर 5वां बार जो है पार्टी यहाँ भरोसा करके टिकट दिया है कि वो जीतेगी। स्वीटी सिंह जीतेंगे, काम करेंगे। यहाँ जीतेंगे तब ना, 4 बार से तो आप लोग जिताए हैं नहीं। हम लोग का तो फर्ज है, हम लोग तो अपना फर्ज निभाते हैं। कुछ ऐसा जगह है जो कि वहाँ से वोट नहीं मिल पा रहा, उसके वजह से जो है मैडम हार जाती है। हम लोग से क्या मतलब है आपका? हम लोग से मतलब ये हुआ कि समाज में जितने हिंदू समाज मुस्लिम समाज में हम लोग सबसे जुड़े हुए हैं, हम लोग में सब आ गए हैं। अच्छा है ना, तो सभी लोगों के पास जाके सबसे विनती करते हैं। क्या मुस्लिम समाज का भी वोट मिलता है स्वीटी सिंह जी को? मिलता है मुस्लिम, और पूरा नहीं मिलता है ना। कुछ ऐसा भी है आदमी जो बढ़ जाता है। बिहार के सीमांचल इलाके में स्थित किशनगंज विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और चर्चा में रहने वाले क्षेत्र है। यहाँ के मतदाताओं ने बीते 3 विधानसभा चुनावों 2010, 2015 और 2020 में स्पष्ट रूप से हाथ का साथ दिया है। लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल कर अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन हर बार कांग्रेस के साथ बीजेपी ने कांटे का मुकाबला किया है। ऐसे में इस बार कांग्रेसी खेमे में भी ओहापोह की स्थिति है। किशनगंज को इस बार तय करना है कि उसका प्रतिनिधि कौन हो, कौन उसके लिए रहनुमाई करे, और ऐसे में जरूरी ये है जानना किशनगंज के लोगों से कि क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा या फिर आपको लगता है कि एमआईएम और दूसरे दल हैं यहाँ पर, उन सबों को, खास तौर पर इन दोनों दलों के बीच क्या चॉइस है? कमरुल हुदा सबका जुबान पर है, हर जगह कांग्रेस पार्टी का नाम है और यहाँ आतंक पतंग कुछ नहीं है। भाजपा भी बहुत पीछे रह जाएगी, इस बार 1 लाख पार है और होगा ही। कमरुल हुदा को तस्लीमुद्दीन से भी ज्यादा मान्यता मिलता है। हर जगह बहुत भीड़ उभरती है और सबका दिल में यही ख्वाहिश है जो कांग्रेस जीते, हाथ साहब जीते, कमरुल भाई जीते और मंत्री बने। इसी शहर में कैंप कर रहे हैं ओवैसी साहब जी, और उनको लगता है कि यहाँ के किशनगंज के लोगों की रहनुमाई करने का अधिकार पतंग छाप को मिलना चाहिए। नहीं, यहाँ तो कमरुल हुदा साहब को मिल रहा है, इन्हीं को मिल रहा है, हुदा साहब को। लेकिन आपको लगता है कि इससे वोट डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा? ना, वोट नहीं बटेगा, टोटल वोट इसी को मिलेगा। अभी जो जिस तरीके का माहौल है किशनगंज में, तो यहाँ पे एक तरफा वोट कांग्रेस को पड़ने जा रही है। जिस तरह से पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सीमांचल में नए सियासी समीकरण की नींव रखी थी, उसकी काट के लिए कांग्रेस ने 2019 में किशनगंज विधानसभा उपचुनाव जीतकर सीमांचल में एआईएमआईएम का खाता खोलने वाले कमरुल हुदा को इस बार मैदान में उतारा है, ताकि एआईएमआईएम ज्यादा नुकसान न पहुंचा पाए। इसलिए कमरुल हुदा ओवैसी को बीजेपी के बी टीम बताकर वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में। आमतौर पर किशनगंज कांग्रेस का साथ देता आया है, लगातार दूसरे दल प्रयास करते रहे हैं, लेकिन समय समय पर कांग्रेस और किशनगंज का साथ है, ये समानांतर रेखा चलती रही है। इस बार क्या होना है? हमारे साथ इस वक्त कमरुल हुदा साहब हैं, इस बार के कांग्रेस के प्रत्याशी। और साहब ये बताइए कि कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? कैंपेनिंग बड़ा अच्छा चल रहा है और बहुत वोटों से हम जीतेंगे इंशाल्लाह। आप तो पहले भी जीत चुके हैं और यहाँ के विधायक रह चुके हैं, लेकिन तब आपकी पार्टी एआईएमआईएम थी। जी, एआईएमआईएम का फाउंडर हम ही पूरे बिहार में। अगर पूरे बिहार में अगर देखा जाएगा तो एआईएमआईएम के फाउंडर हम ही थे। एआईएमआईएम के अंदर जब हम 11 महीना रहे, इन लोगों के हालात को देखे
क़यादत की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं और लीडरशिप की बात कर क़यादत की बात करके लोगों को गुमराह करते हैं। मुसलमानों के वोट को बांट करके बीजेपी को जिताने का प्रयास करते हैं, क़यादत के नाम पर धोखा देते हैं। पर ये तो तेजस्वी के पास गए और इन्होंने डुगडुगी बजाया, वो दृश्य आपने देखा होगा। इन्होंने गए जाकर के डुगडुगी बजाया और यहाँ पर ये पहले तो बोले कि 4 गया है 24 लेकर के आएंगे, फिर 4 किया है 24 अपने दम पर लेकर के आएंगे, तो काहे डुगडुगी बजाने के लिए गए? आपको तो 24 पर काम करना चाहिए ना। 4 गया है 24 ले आएंगे और लास्ट में बोलते हैं कि हमको 6 सीट दे दीजिए, तो 2 सीट दे दीजिए, गिरगिराने लगे। यहाँ पर आकर के लोगों को बोलते हैं कि दरी बिछाने वाला काम करता है मुसलमान, और खुद दरी बिछाने के लिए तेजस्वी के पास चले गए कि हम अब आपका दरी बिछाएंगे, हमको गिरगिरा करके 2 सीट भी दे दीजिए, 4 सीट भी दे दीजिए। ये तो इनका हरकत है सीमांचल में। उनका भी कहना है कि मत बटे नहीं, इसका दोष हम पर ना हो, इसीलिए मैं गया। मत बांटने के लिए तो आते ही हैं वो, मत बांटने बीजेपी का बी टीम बन करके यहाँ आते हैं कि मुसलमानों का वोट बटे और बीजेपी यहाँ से जीते। पिछले कुछ चुनावों से सीमांचल में मुस्लिम वोट के बंटने से बीजेपी को फायदा हुआ, इसलिए कांग्रेस मुस्लिम वोट में सेंधमारी रोकने के लिए मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखा रही है। लेकिन एआईएमआईएम के युवा प्रत्याशी और एडवोकेट शम्स आगाज का दावा है कि इस बार मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट बटोरने वाली पार्टियों को करारा जवाब मिलेगा। एक फैक्टर जो सीमांचल में सबसे अहम फैक्टर बन गया है वो है ओवैसी फैक्टर। और ओवैसी साहब के जो उम्मीदवार हैं काफी मजबूती से मैदान में टिके हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त है किशनगंज से उम्मीदवार शम्स आगाज साहब, और आपसे ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे आपने कहा ओवैसी फैक्टर, और हमारा विधानसभा में ओवैसी फैक्टर प्लस नौजवान फैक्टर, ये दोनों फैक्टर काम कर रहा है। क्योंकि एक कैंडिडेट एएमयू से पढ़ा लिखा है, वकालत किया हुआ है, दूसरा आप कैंडिडेट जो है आपका वो मैट्रिक फेल है। तो अभी के लोग पढ़ा लिखा नेता को ढूंढ रहे, वो चाह रहे कि पढ़ा लिखा नेता ही उसका नेतृत्व करे, विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, लड़ने के लिए। कौन सा कानून आपके फेवर में बन रहा है, कौन सा कानून आपके खिलाफ में बन रहा है, आपका मिला पढ़ा लिखा होगा तभी समझ पाएगा उसके खिलाफ। मैट्रिक फेल कौन है? जाहिर सी बात है कांग्रेस के प्रत्याशी का ही बात कर रहे हैं, हमें जहाँ तक जानकारी है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी तो कभी एआईएमआईएम में ही थे। आपको ये देखना होगा कि उस वक्त जो और भी प्रत्याशी थे वो क्या थे, उनका डिग्री क्या था, वो भी कंपैरिजन होता है ना, वो भी देख लीजिएगा उस वक्त का और अभी का। कांग्रेस वालों से जब मैं मिल रहा था तो वो कह रहे थे कि वोट के विभाजन के लिए जिम्मेदार ओवैसी फैक्टर, वोट के विभाजन के लिए जिम्मेदार ओवैसी साहब की कैंडिडेट। आप बाहर का क्या बात कीजिएगा, बिहार का बात कर लीजिए। ओवैसी साहब कब से चुनाव लड़ रहे बिहार में? 2015 से। 10 साल से। बीजेपी कब से सरकार है बिहार में? 2005 से। उसका जवाब मिल गया। ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा नहीं होता है। ओवैसी मजलूमों की बात करते हैं, माइनॉरिटीज का बात करते हैं, और मैं खुल के बोलता हूँ मुसलमानों का बात करते हैं। क्योंकि कांग्रेस राजद के लोग सिर्फ वो एमवाई फैक्टर करके हमेशा मुसलमानों को ठगने का काम किया है। इनका वोट तो इनको झोली भर भर के मिल जाता है, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया है। आप लोग की तरफ से बहुत कोशिश की गई महागठबंधन से मित्रता करने की। आप लोगों ने उनके दरवाजे पर जाकर के कहा कि आप हमें अपना हिस्सा बनाइए, लेकिन आप लोग 6 सीट मांगते रह गए, नहीं मिला आप लोगों को। बिल्कुल, देखिए हम चाहते थे, क्योंकि लोग कह रहे थे, पब्लिक कह रहे थे, वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, ये कह के कि ये वोटों का बंटवारा होगा, एमआईएम आने से बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए हमने कहा चलिए अगर ऐसी बात है हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए, 6 सीट दीजिए। तो लोग जान चुके हैं, लोग गुमराह अब होने वाले नहीं हैं। उनका अगर हकीकत में नियत में वैसा होता तो वो हमें शामिल करते, 2%, 3%, 4% वालों को गठबंधन में लेते, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तक का घोषणा कर देते हैं, और हमारे लोगों को सिर्फ दरी और कुर्सी बिछाने के लिए लगा देते हैं। मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग जो ओवैसी को अपना नेता मानते हैं, उनका मानना है कि आखिर कब तक वो पिछलग्गू बने रहेंगे। जब हर समुदाय के नेता हैं तो फिर मुस्लिमों का अपना रहनुमा क्यों नहीं? 2% वाले मल्लाह वर्ग का अपना नेता है तो फिर 18% वाले मुस्लिम वर्ग क्यों नेतृत्व विहीन रहे? ऐसे में यह समझना कठिन नहीं कि जमीन पर जो एआईएमआईएम के समर्थक हैं वो हाथ के साथ जाएंगे या किशनगंज के नीले आकाश में एआईएमआईएम की हरी पतंग उड़ाएंगे। क्या कहते हैं ओवैसी समर्थक? इस बार तो यहाँ पर 2 तरह की बातें हो रही हैं। कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को दे, युवा कहते हैं नहीं, और कांग्रेस वाले कांग्रेस
हैं? कांग्रेस को चाह रहे हैं सर। हाँ, आप इधर आ जाइए, आपका है ये। आपको भी लगता है कि इस बार ओवैसी साहब और कांग्रेस के बीच में कौन लगता है आपको? हमको तो ओवैसी लगता है। ओवैसी लगता है जी। आपको उनका पलड़ा? देखिए, अब युवा हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस, लेकिन ये तो कह रहे हैं, क्या आप क्या कहेंगे? जी ओवैसी। हाँ, आपको लगता है कि वो ज्यादा युवाओं के साथ जुड़ता है, उनकी बात है? हाँ अच्छा, मुसलमान के लिए आवाज उठाता हो। हाँ, अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? मुसलमान के लिए आवाज उठाता है वो, वैसी वो चीज़ है वो। कांग्रेस क्या किया? 70 साल रह के ना राज करके क्या किया? विकास क्या किया सेकंड में रह के? कोई बात तो विकास सही नहीं है, किया। ये बात तो सही। अब देखिए, इस तरफ हमारे कैमरामैन साथी उस तरफ दिखाएंगे, संजय दिखाइए। ये जाम जो है ना, ये यहाँ का नियम है, कहीं भी जाइए आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा किशनगंज का। और ये इस तरह की शिकायतें जो हैं अमूमन लोगों में होती हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वोट लिया और कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। जब वोट का टाइम आता तब आता वोट लेने के लिए, उसका एक बार पब्लिक को क्या डिस्टर्ब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये वोट बढ़ जाएगा, इसका खतरा नहीं है? वोट बढ़ेगा क्या है? वैसे ही अपना पतंग सबको ही देंगे। मुसलमान का आवाज उठाने वाला वो है। मेरा ना, मैं ऐसा लगता है कि MIM को हम वोट देने आए हैं, इंशाल्लाह MIM को वोट देंगे। बस बात इतनी है कि 2% वाला मल्ला का बेटा डिप्टी CM और तेजस्वी यादव 13% वाला CM, हम क्या मुसलमान दरी और कुर्सी बिछाने के लिए आए हैं यहाँ पे? सवाल यही है कि मुस्लिमों को अपना नेता चाहिए, देश के सियासी फलक पर उनकी रहनुमाई करने वाला कोई ऐसा शख्स चाहिए जो दूसरे नेताओं का पिछलग्गू ना बने। किशनगंज को इसी सवाल का हल ढूंढना है, क्योंकि ये सवाल मुस्लिम समाज की दहलीज पर बार बार दस्तक दे रहा है। क्या मुसलमानों की अपनी अलग पार्टी होनी चाहिए जैसे कि दूसरे समाजों की होती है, या फिर देश की सेक्युलर कही जाने वाली पार्टियों को ही उनकी रहनुमाई का अवसर मिलते रहना चाहिए? क्या अपनी पार्टी बनाने के क्रम में कहीं सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा तो नहीं मिल जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सामने होंगे जब किशनगंज 11 नवंबर को तय करेगा कि उसका प्रतिनिधि कौन हो। क्या वो लोकसभा चुनाव की तरह अपने नतीजे देगा, या फिर इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई नई इबारत लिखी जाएगी? देखना यही है। कैमरामैन संजय यादव के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, किशनगंज।